So hello guys, welcome back to the channel. In our last video, we have learned ledger posting in a very easiest manner. आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रायल बैलेंस. ठीक है. जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बारे में पता होना जरूरी है. लेजर अकाउंट्स सीखते वक्त हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करके जो बैलेंस निकलता है उन्हीं बैलेंसेस को यूज करके हम लोग ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं. इस चैप्टर में हम लोग इंडिविजुअली सीखने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है. ठीक है. विदाउट प्रिपेयरिंग लेजर, मतलब अगर आपको सिर्फ लेजर बैलेंसेस दे दिया जाए जहां पे कोई लेजर अकाउंट नहीं, सिर्फ लेजर बैलेंसेस क्वेश्चन में अवेल किया जाए, उसको यूज करके आप कैसे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रो पहले ले लेते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर. बेटा जी, ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है. जैसे हमने पहले ही अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इस चीज को कि ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, तो आपका जर्नल लेजर पूरा करेक्ट. लेकिन ऐसा बोलना हमेशा सही नहीं है. क्यों सही नहीं है, वो जब हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे आपको दिखेगा. फिलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए. ट्रायल बैलेंस को लेजर अकाउंट के बैलेंसेस के द्वारा बनाया जाता है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो ट्रायल बैलेंस है बेटा, इस ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. फाइनल अकाउंट्स बोले तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉलोड बाय बैलेंस शीट. ठीक है. चलिए, तो अब हम लोग ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड, दैट इज द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, ये दो इक्वल हो जाए, उसका मतलब आपका सम करेक्ट है. इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं. कैसे? कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर अगर आपका ट्रायल बैलेंस अग्री भी हो जाए, प्रॉपर चेकिंग या प्रॉपर स्क्रूटिनी के वक्त ये पता चलेगा कि आपका सम गलत है, समवेयर आपका सम गलत है. तो वो स्क्रूटिनी क्या है, हम लोग अभी देखते हैं. जैसे मान लीजिए, इसको हम लोग नाम देते हैं लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. ठीक है. इसको हम लोग नाम देते हैं लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो जैसे मान लीजिए, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज होता है, आई रिपीट, अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल अराइज होता है, ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस तो अग्री हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो रॉन्ग. कैसे? जब एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑकर होता है. एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? आपने समवेयर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया है. जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो बाबू मोटर कर, मतलब कोई भी एसेट अगर हम लोग खर्चते हैं, खर्च करके कोई भी एसेट अक्वायर करते हैं, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर. और जैसे कि मान लीजिए प्लांट परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया. और बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे डे टू डे रन करने के लिए जो खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, रिपेयर, मेंटेनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. अब मान लीजिए आपको एक ट्रांजैक्शन हम प्रोवाइड करते हैं. क्या है ट्रांजैक्शन? चलिए स्क्रीन पे देखिए ध्यान से. मान लीजिए पेड वेजेस, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, दैट इज 10,000. अब हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा,
हमने अपने जर्नल के वीडियो में आपको बताया था ये चीज। कोई भी एक्सपेंस अगर आप करते हैं किसी एसेट को अक्वायर करने के लिए, तो वो जो आपका एक्सपेंस है वो उस एसेट्स के साथ एड ऑन हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर आप वेजेस पे करते हैं मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो आपका जो जर्नल होता है वो होता है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, मतलब वो जो खर्च है वो आपका मशीनरी के साथ एड ऑन हो जाता है। लेकिन आपने गलती से इस इंस्टॉलेशन को का जो खर्चा है वो वेजेस के नाम से ही आपने बेटा जी रिकॉर्ड कर दिया, दैट इज वेजेस टू कैश। तो हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जर्नल जो है वो गलत है, क्योंकि मशीनरी की जगह आपने वेजेस प्लेस किया। ठीक है। लेकिन लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा गौर से देख समझो मेरा बात को, मशीनरी एक एसेट है और वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। सिमिलरली वेजेस जो है वो एक एक्सपेंस है, लेकिन वो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो अगर आप कोई अमाउंट मशीनरी में बैठाने की जगह अगर आप वेजेस में भी बैठाते हो, आता तो वो डेबिट साइड पे ही है। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस तो इक्वल हो जाता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रॉन्ग होने की वजह से प्रॉपर चेकिंग के दौरान वो एरर दिखता है। दिस इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे कई सारे एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस अग्री होने के बावजूद भी अराइज हो सकते हैं। उनमें से दूसरा है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल नहीं बेटा, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन बोले तो बाबू, आपने मान लीजिए किसी ट्रांजैक्शन का जर्नल बनाया ही नहीं। ठीक है। जर्नल नहीं बनाया तो उसका लेजर नहीं बना, लेजर नहीं बना तो ट्रायल बैलेंस में वो एंटर ही नहीं हुआ। इससे आपका ट्रायल बैलेंस तो अग्री हो गया, लेकिन द होल कंसेप्ट वेंट रॉन्ग। ठीक है। तीसरा है एरर, वो भी एक एरर है, वो भी अराइज होता है तो समझ में नहीं आता बिकॉज ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। प्रॉपर स्क्रूटिनी के दौरान ही पता चलता है इस चीज के बारे में। इस एरर का नाम है कॉम्पेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर। इस एरर में क्या होता है, एक गलती दूसरी गलती से कवर अप हो जाता है और इससे आपका ट्रायल बैलेंस अग्री भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये अपना ट्रायल बैलेंस है, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। आपको वेजेस में लिखना था 5,000, आपने लिख दिया 500। और आपको रिपेयर में लिखना था 500, आपने लिख दिया 5,000। इसका मतलब वेजेस में जो 4,500 रुपीज आपने लेस कर गलती से लेस कर दिया था, रिपेयर में वही 4,500 को आपने एड ऑन करके एरर्स को नलीफाई कर दिया। तो इससे वापस आपका ट्रायल बैलेंस जो है अग्री हो जाता है, लेकिन स्क्रूटिनी करोगे प्रॉपरली तो आपको दिखेगा कि एरर है। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस का प्लस पॉइंट बहुत सारा है कि बिना ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। ट्रायल बैलेंस एरर और फ्रॉड को चेक करता है। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिक एक्यूरेसी को बढ़ावा देता है। इसके बावजूद भी इसके कई लिमिटेशंस हैं और वो हमने आपको बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो के साथ। अब हम लोग ये बात करते हैं कि बिना, अच्छा और एक चीज आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रायल बैलेंस में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन सभी चीजों को एंटर किया जाता है, लेकिन इसको सेग्रीगेट किया जाता है डेबिट और क्रेडिट। अब कौन सा डेबिट पे आता है, कौन सा क्रेडिट में आते हैं, हम अब इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड पे। बेटा जी डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस का क्या क्या रिकॉर्ड होता है, चलिए। सबसे पहला एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट डेटर, एक्सपेंसेस। हम आपको मेन हेड्स प्रोवाइड करने वाले हैं।
अब इसके अंदर जो सब हेड्स है वो आपको पता है, क्योंकि अब आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपको पता है ना कि एसेट्स में क्या क्या आता है। आपको पता है एक्सपेंसेस मतलब खर्चा होता है, उस पे क्या क्या आता है। आपको पता है डेटर कौन है, ठीक है। परचेस, ड्राइंग्स, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं, आपको सुविधा होगा चीजों को याद रखने के लिए। प्रीपेड एक्सपेंस, ये एक्चुअली एसेट है, बहुतों को इससे दिक्कत होता है इसलिए हमने इसको लिख दिया आपके लिए। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम बोले तो बेटा जी इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, वो एसेट होता है, इसीलिए उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। परचेस डेबिट पे रिकॉर्ड होता है, उसका रिटर्न क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। सेल्स क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है और उसका रिटर्न डेबिट पे रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये सारा चीज डेबिट पे आता है। ऐसा नहीं है कि इन 7-8 चीजों पे ही आइटम रेस्ट्रिक्टेड है। आपको मेन हेड्स का ख्याल रखना है बेटा। मेन हेड है आपका ये एसेट, ठीक है। दूसरा हो गया आपका बाबू एक्सपेंसेस, ठीक है। आपको ड्राइंग्स के बारे में पता रखना है, ठीक है। आपको डेटर के बारे में पता रखना, ठीक है। आपको ओपनिंग स्टॉक के बारे में पता रखना, बाकी सारा चीज इसके अंदर आता है और इन सब चीजों को कवर करता है। अब हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड पे। इसके क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं। इसके क्रेडिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एसेट का उल्टा लायबिलिटी, कैपिटल ड्राइंग्स का उल्टा, एक्सपेंसेस का उल्टा हो गया रेवेन्यू, ठीक है। गेन हो गया किसी तरीके का इनकम हुआ, प्रॉफिट्स हुआ, ठीक है। ऊपर में बेटा हम लोग लॉस रिकॉर्ड करते हैं, नीचे प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, ऊपर जैसे प्रीपेड एक्सपेंस आता है, नीचे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद अक्रूड इनकम की जगह उसका जो ऑपोजिट है वो है अनअर्न्ड इनकम, मतलब इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, उसको हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। इन सभी चीजों को अगर आप याद रखें तो बिना लेजर अकाउंट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग किस साइड है ये जाने, आप आराम से बिना ये सब जाने आप आराम से ट्रायल बैलेंस बैठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे क्या क्या आता है और उसके क्रेडिट साइड पे किन किन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। इसके बारे में बहुतों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोगों को पता है, हमने अभी ऊपर लिखा है कि ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और साथ ही साथ परचेस को भी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कोई भी बात नहीं किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली, आई रिपीट, नॉर्मली ट्रायल बैलेंस पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। उसका रीजन ये है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा जी, ये ओपनिंग और परचेस का ही एक हिस्सा है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब होता है गुड्स लाइंग अनसोल्ड या अनयूज्ड, यही होता है ना क्लोजिंग स्टॉक मतलब। तो आपको नहीं लगता कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग और परचेस का ही एक हिस्सा है? अगर आप ध्यान से सोचे तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग और परचेस का ही एक हिस्सा है। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग और परचेस को डेबिट साइड पे इंक्लूड करते हो, वापस से क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में एंटर करने का मतलब डबल काउंटिंग है और वो गलत है। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक हो गया
10,000, मतलब जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करने गए अगले महीना, किसी भी मंथ पे ऐसे नॉर्मली समझो, तो आपके पास 10,000 का स्टॉक ऑलरेडी है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर आपने और 20,000 का स्टॉक खरीदा। करेक्ट। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ है आपके पास, वो है 4,000 का। ठीक है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने 26,000 का सेल परफॉर्म किया है। समझे कि नहीं? वापस से बोलते देखिए, आपके पास 10,000 का गुड्स ऑलरेडी था। एक्सक्यूज मी। 20,000 का गुड्स आपने फर्दर परचेस किया, तो आपके पास टोटल 30,000 का सामान हो गया, जिसमें से 26,000 का सामान आपने सेल कर दिया। तो आपके पास जो पड़ा हुआ है वो है 4,000, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अगर आप थोड़ा ब्रीफली चीज को समझे, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो 4,000 है, जो लेफ्ट आउट 4,000 है बेटा, ये कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक या परचेस का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आपके पास जो था और आपने जो खरीदा, ठीक है, वो ऐड करके बनता है 30,000, और फिर उसमें से 26,000 का सामान आपने सेल कर दिया, तो लेफ्ट आउट कितना होता है बेटा? 4,000। इसका मतलब आपके पास जो था, आपने जितना खरीदा और बेचने के बाद जो बचा वो है क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग और परचेस का ही एक हिस्सा है। इसीलिए नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। उसका यही कारण है कि नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक और परचेस का ही एक पार्ट है। अगर आपने ओपनिंग और परचेस को ले लिया है तो क्लोजिंग लेने का जरूरत नहीं। अब बात यहाँ थोड़ा और आगे जाता है कि सर, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है तो वो किस सिचुएशन पे आता है, उसके लिए ये वाला चीज जानना जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेस, इन दोनों में से कोई चीज प्रोवाइडेड है, अगर इन दोनों में से कोई चीज प्रोवाइडेड है, इन दैट केस, इन दैट केस क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस पे इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडेड इन ट्रायल बैलेंस। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों? रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है। अगर आप सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेस, इसके फॉर्मूला पे गौर करें, इसका फॉर्मूला निकल करके आता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आई रिपीट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा ध्यान से समझिए चीज को। अगर सीओजीएस का या एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अगर ये ओपनिंग स्टॉक और परचेस को अपने अंदर इंक्लूड करता है, ये मतलब सीओजीएस सीओजीएस अपने अंदर ओपनिंग स्टॉक और परचेस दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, इन केस सीओजीएस एंड एडजस्टेड परचेस इज गिवन, व्हाट विल यू डू? आप सीओजीएस या एडजस्टेड परचेस, दोनों में से कोई एक रहेगा, बिकॉज दोनों का काम एक ही है, उसको आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे इंक्लूड करना। ओपनिंग स्टॉक को आप फर्दर ट्रायल बैलेंस पे एंटर मत करने देना। परचेस अगर क्वेश्चन में है तो उसको भी ट्रायल बैलेंस में फर्दर एंटर मत करने देना। और अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेस है तो क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा। क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे जरूर एंटर करना। अब आप पूछो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला देखें, अगर आप एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला देखें तो आपको दिखेगा
कि जो एडजस्टेड परचेस है, ठीक है, उस पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक और परचेस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिया जाता है, फर्स्ट। सेकंड, एडजस्टेड परचेस में ओपनिंग स्टॉक और परचेस को इंक्लूड किया जा चुका है, इसीलिए जब एडजस्टेड परचेस लेते हैं तो फर्दर ओपनिंग स्टॉक और परचेस को एंटर नहीं किया जाता, क्योंकि सीओजीएस में ओपनिंग और परचेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर आप सीओजीएस से एडजस्टेड परचेस लेते हो तो ओपनिंग और परचेस लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सीओजीएस ने क्लोजिंग स्टॉक को खुद से एक्सक्लूड किया है। तो इसीलिए जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में यही फर्क है। पहला वाला केस में बेटा ओपनिंग स्टॉक और परचेस क्लोजिंग को एक्सक्लूड नहीं कर रहा था, इसीलिए ओपनिंग और परचेस लेने के बाद क्लोजिंग स्टॉक को लेने का जरूरत नहीं था। लेकिन इस केस में सीओजीएस खुद से क्लोजिंग स्टॉक को अलग करता है, इसीलिए आप ओपनिंग और परचेस नहीं लेते, सीओजीएस लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसी के बेसिस पे कुछ सम्स करेंगे और सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है और कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट को अलग करते हैं, कब क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है और कब क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं होता। इन सारे चीजों के बारे में हमने बात किया। In our next video, we will talk about suspense account, that what is the role of suspense account in trial balance, and we will solve some numericals also. Till then, thank you. Keep watching my videos. If you need some help, आप comment section में बता सकते हैं. I will definitely help you. Till then, thank you.